गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम क्लास 11 का एक चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण, उसका एक टॉपिक लेके चल रहे हैं जिसका नाम है पलायन वेग। तो पलायन वेग को सही तरीके से समझने से पहले थोड़ा गुरुत्वाकर्षण शब्द को समझ लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण शब्द का अर्थ होता है, जैसे कि आप जानते हो किसी पिंड को यदि हम पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो फेंकने के पश्चात वह ऊपर ही नहीं रह जाती है, बल्कि वो कुछ दूरी तक जा करके वो पुनः नीचे की तरफ आता है। तो वह नीचे की तरफ जिस फोर्स के कारण आता है वही फोर्स का नाम है गुरुत्वाकर्षण। इंग्लिश में कहते हैं ग्रेविटेशन। वही फोर्स हो जाता है ग्रेविटेशन। लेकिन कभी आप देखते होंगे या आप सुने होंगे कि रॉकेट को यदि लॉन्च किया जाता है, जैसे चंद्रयान को अभी लॉन्च किया गया था, तो वो चंद्रयान वो लॉन्च करने के पश्चात वो नीचे की तरफ नहीं आया, वो ऊपर ही चला गया। तो वह किस कारण से ऊपर गया, वो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव उस पर क्यों नहीं रहा। तो इसी चीज को समझने के लिए हम एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है पलायन वेग। पलायन वेग वह वेग होता है जिससे किसी पिंड को यदि पृथ्वी तल से फेंक दिया जाए ऊपर की ओर, तो वह पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाता है, जिसके कारण वह पिंड पुनः पृथ्वी पर वापस नहीं गिरता है। तो वही वेग को कहते हैं पलायन वेग। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पलायन वेग। पलायन वेग जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं एस्केप वेलोसिटी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है। और रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए कि रिप्रेजेंट किससे करेंगे तो वी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब हिंदी में बात किया है तो निरूपित इसको करेंगे वी से। तो डेफिनेशन हम लोग क्लियरिटी से समझ लेते हैं कि वह न्यूनतम वेग जिससे यदि किसी पिंड को पृथ्वी के तल से ऊर्ध्वाधरता फेंका जाए या गति कराया जाए तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाता है, तो वह वेग पलायन वेग कहलाता है। ठीक है, तो हम लिख भी देते हैं वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी तल से फेंका जाए तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाता है। कॉमा देके लिखेंगे पलायन वेग कहलाता है। मतलब यदि किसी पिंड को इस वेग से फेंक दिया जाए तो वह पुनः पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। अब पृथ्वी आपको पता है कि ग्रह है, तो हर एक ग्रह का पलायन वेग का मान अलग अलग होता है। तो हम अगर बात करें पृथ्वी का पलायन वेग क्या होता है, पृथ्वी का पलायन वेग, तो पृथ्वी का पलायन वेग का जो वैल्यू होता है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। मतलब किसी भी पिंड को यदि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से फेंक दिया जाए तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाएगा, मतलब पुनः पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। तो ये पॉइंट याद रखना है। मतलब एक सेकेंड में यदि पिंड को आप 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से फेंक देते हैं तो वह पुनः पृथ्वी पर नहीं गिरेगा। ठीक है, तो हम इसको सेव करके आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट पे जाते हैं ऐड करके। तो नेक्स्ट है कि पलायन वेग का हम वैल्यू फाइंड करेंगे कि 11.2 जो हमारा पृथ्वी पर पलायन वेग है किलोमीटर पर सेकेंड, ये कैसे आया। तो इसके लिए हम पलायन वेग का क्या करेंगे, फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। तो
हम मान के चलते हैं कि मान लीजिए कि पृथ्वी है हमारा, थोड़ा सा पृथ्वी के बारे में जान लीजिए। पृथ्वी का त्रिज्या है कैपिटल R। तो कुछ बेसिक जानकारी पृथ्वी के बारे में होना चाहिए आपको, जैसे कि पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान। तो पृथ्वी का द्रव्यमान आगे आवश्यकता पड़ जाएगा इसका 6 × 10⁻24 kg, 6 × 10⁻24 kg पृथ्वी का एक्चुअल मास माना जाता है। और इसकी जो त्रिज्या होती है, आगे जब वैल्यू फाइंड करेंगे कि 11.2 km/s कैसे आया, तो इसकी आवश्यकता पड़ जाएगी। तो पृथ्वी की त्रिज्या माना जाता है 6400 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या कितना है? रेडियस ऑफ अर्थ, त्रिज्या को रेडियस कहते हैं। तो रेडियस ऑफ अर्थ की बात की जाए तो 6400 किलोमीटर, और मास ऑफ अर्थ की बात की जाए तो 6 × 10⁻24 kg होता है। अब हम पलायन वेग का सबसे पहले फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं। तो फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, मानते हैं कि माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M है एवं त्रिज्या कैपिटल R है। इसके सतह से किसी स्मॉल m द्रव्यमान के पिंड को VE पलायन वेग से फेंका जाता है, पलायन वेग से फेंका जाता है। अब चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पृथ्वी है, इसका द्रव्यमान के बारे में बात करें, पृथ्वी के द्रव्यमान के बारे में बात करेंगे तो द्रव्यमान यहाँ पे कैपिटल M है और इसके त्रिज्या यहाँ पे कैपिटल R है। मान लीजिए इस पॉइंट से क्या किया गया, किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका गया जिसका द्रव्यमान स्मॉल m मानते हैं, और इसको जो वेग दिया गया है उसको v से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये पलायन वेग हो जाएगा तुम्हारा v, ठीक है, v से फेंका गया। तो इस v का हम फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं। तो आपको पता है कि जब किसी पिंड को आप गति करवाना प्रारंभ कर देते हैं, जब किसी पिंड को गति करवाते हैं तो उस पिंड की क्या होती है, उसमें एक ऊर्जा होता है, क्योंकि ऊर्जा के कारण ही गति करेगा। तो गतिशील अवस्था में पिंड की ऊर्जा, इसको बोलते हैं पिंड की गतिज ऊर्जा। आपको पता होना चाहिए कि आप गतिशील अवस्था में किसी पिंड की ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, और अगर कोई पिंड के अंतर्निहित जो ऊर्जा है उसको बोलेंगे स्थितिज ऊर्जा, जिसको स्थिति या विराम में भी लोग पढ़ने के लिए पढ़ लेते हैं, लेकिन एक्चुअल समझना है। तो मान लीजिए कि जैसे कि हम बोल रहे हैं तो मेरे मुख से ध्वनि निकल रहा है, ध्वनि के पार्टिकल हैं, उसके कण आपको निकलते हुए दिखेंगे नहीं, लेकिन ऐसा ही होता है। तो वो गतिज ऊर्जा के फॉर्मेट में जा रहा है, लेकिन मेरे बॉडी के अंदर जो कैपेबिलिटी है वो हमारा स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल है। मतलब हम चल रहे हैं वो हो गया गतिज ऊर्जा, और जिसके कारण चल रहे हैं वो हमारा पोटेंशियल स्थितिज ऊर्जा है। तो पिंड की गतिज ऊर्जा, ध्यान रखेंगे, पिंड की गतिज ऊर्जा, तो आपको पता होगा नॉर्मली, अब 9th क्लास में पढ़े होंगे और अभी भी पढ़ रहे हैं, जानते हैं पिंड की गतिज ऊर्जा जो है उसके लिए फॉर्मूला होता है हाफ mv², है ना। गतिज ऊर्जा को k से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं ke भी लिखा होता है, तो उसे कंफ्यूज नहीं करना है। तो k बराबर हो जाएगा हाफ m। अब इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो यहाँ जो वेग है वो नॉर्मल वेग नहीं है, वो पलायन वेग है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ve²। तो पिंड की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा हाफ m ve², है ना। अब पिंड की स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। पिंड की स्थितिज ऊर्जा,
अब हम पिंड की स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करें तो देखिए, जैसा कि आप 9th क्लास में पढ़ेंगे स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला mgh, लेकिन यहाँ क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण के कारण सारा गेम हो रहा है, ग्रेविटेशन का गेम है, तो आप अगर 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको पता है या हमने इससे पहले ही टॉपिक पढ़ा दिया है कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बारे में हमने आपको बताया है। तो उसमें आपको बता चुके हैं कि पिंड की जो स्थितिज ऊर्जा जो इस स्थिति में गुरुत्वाकर्षण के कारण गति करने के फॉर्मेट में होती है, उस स्थिति में इसकी स्थितिज ऊर्जा होती है कैपिटल G m, कैपिटल M है ये, स्मॉल m बटे r, ये यहाँ पे हो जाता है फॉर्मूला कैपिटल G m m और r। यहाँ पे कैपिटल M जो है वो पृथ्वी का द्रव्यमान है, स्मॉल m जो वस्तु को फेंका गया उसका द्रव्यमान है, और ये r ये एक टॉपिक है, इससे पहले आप पढ़ चुके हैं, इसका मान ऋणात्मक होता है। ये दोनों फार्मूला आपको पहले से पता है, ठीक है। तो अब हम इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पिंड की गतिज ऊर्जा आप जान गए, स्थितिज ऊर्जा जान गए, अब पिंड की कुल ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। पिंड की कुल ऊर्जा तो आप पढ़ चुके होंगे कि किसी पिंड की जो कुल ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है। तो कुल ऊर्जा के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कुल ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगा, तो हमारा K हो जाएगा, इसको बोलेंगे, मतलब हिंदी में लिखते हैं तो गतिज ऊर्जा अब प्लस स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पे लिखेंगे स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। अब देखिए, आप लोग गतिज ऊर्जा का यहाँ पे वैल्यू है और स्थितिज ऊर्जा का वैल्यू यहाँ पे, तो इसको जोड़ करके हम कुल ऊर्जा फाइंड आउट करेंगे। E बराबर आपको पता है गतिज ऊर्जा को K से निरूपित करते हैं और स्थितिज ऊर्जा को U से निरूपित करते हैं। ये दोनों का वैल्यू ऊपर हमारे पास है। अब इसको हम ऐड करके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास जो कुल ऊर्जा E निकल के आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, हाफ mve का स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद माइनस यहाँ पे प्लस का साइन है, और ये जो वैल्यू हमारे पास था G कैपिटल M स्मॉल m बटे r, अब पता है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो E का वैल्यू हमारे पास 1/2 mve का स्क्वायर और माइनस G कैपिटल M स्मॉल m बटे r हो जाएगा। अब जब इस पिंड किसी पिंड को आप देख रखे पीछे वाले में कि आप इसको जब आप गति करवाना चाहेंगे, है ना, जब इसको आप गति करवाना है, यहाँ पे फिगर में बना हुआ है, तो इस केस में देखिए, इसको जब हम ऊपर के डायरेक्शन में फेंकेंगे तो ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाएगा, मतलब इनफाइनाइट पे चला जाएगा, अनंत पे चला जाता है ना। तो इस केस में आप यहाँ देखिए, हम इसी बात को समझते हैं कि अनंत पे किसी पिंड की ऊर्जा, अगर हम बात करें कि अनंत पे किसी पिंड की ऊर्जा, अनंत पर किसी पिंड की ऊर्जा, किसी पिंड की ऊर्जा, तो अनंत पे किसी पिंड की ऊर्जा का मान जो होता है वो 0 होता है, शून्य होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसके जगह पे 0 डाल देंगे तो 1/2 mve का स्क्वायर माइनस G कैपिटल M स्मॉल m बटे r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपको पता है माइनस वाले को उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं G कैपिटल M स्मॉल m बटे r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ mve का स्क्वायर। या आप सीधा करके लिखना चाहें, है ना, बाद में कंफ्यूजन ना हो कि पहले उसको क्यों लिखिए, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 mve का स्क्वायर यहाँ बराबर, और ये वाला उस तरफ जाएगा तो 0 में ऐड हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू प्लस में चला जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, G m अब बटे में r। अब यहाँ देखिए दोनों बराबर में है, तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों स्मॉल m है तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ जो नीचे वाला 2 है वो इसके साथ चला जाएगा। तो ve का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2G कैपिटल M बटे R, यहाँ पे 2GM बटे R हो जाएगा।
तो हमको फाइंड करना है किसका वैल्यू, Ve का मान फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Gm, सॉरी 2 भी आएगा साथ में, है ना। तो चूंकि हमको Ve चाहिए तो Ve बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर, यहाँ से जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर हटाने के बाद वहां रूट आ जाएगा, तो Ve का मान हो जाएगा 2Gm/r। अब देखिए वो जो वैल्यू हमारे पास V का हम बताएं आपको कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, जो वैल्यू हमारे पास था, तो वो वैल्यू आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षणीय नियतांक है जिसका वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी। तो यहाँ पे G का वैल्यू रखिए, कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान रखिए और पृथ्वी की त्रिज्या को रख दीजिए, तो फिर ये वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। या आप दूसरा काम कर सकते हैं, हम जानते हैं पिछले क्लास में आप पढ़ चुके हैं, वही हम लिख रहे हैं कि हम जानते हैं कि जो स्मॉल g का वैल्यू होता है, जो गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू होता है, उसका फॉर्मूला होता है Gm/r²। उसका वैल्यू क्या होता है Gm/r²। अब यहाँ देखिए इसको आप लिख सकते हैं Gr² बराबर में क्या लिख सकते हैं Gm। अब इस वाले Gm के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं Gr²। तो यहाँ फॉर्मूला में आप लिखिए 2Gr² बट्टा में क्या हो जाएगा r। अब इस वाले r से इस वाले स्क्वायर मतलब 2 हो गया, हम स्क्वायर को काट रहे हैं, तो यहाँ पे Ve क्या बच जाएगा √2Gr। तो ये हमारा क्या है पलायन वेग का फॉर्मूला निकल के आया, और यही यूनिवर्सल फॉर्मूला है। यही फॉर्मूला जो है वो यूनिवर्सल है, क्योंकि जब भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर क्लास के एग्जाम में अगर ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं ऑप्शन वाइज, तो ऑप्शन में यही होते हैं। और आप 11.2 अगर निकालना भी चाहते हैं तो यहीं से इजी है। यहाँ G क्या है भाई, अगर हम G के बारे में बात करें तो स्मॉल g यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है, जिसका वैल्यू आप सबको पता होगा कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और यहाँ जो r है कैपिटल R, ये है पृथ्वी की त्रिज्या, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या। ये क्या है पृथ्वी की त्रिज्या, रेडियस ऑफ अर्थ कहते हैं इसको। तो इसका वैल्यू के बारे में बात करें तो आपको हम स्टार्टिंग बताएं 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। अब इन सारे वैल्यूज को अब अगर एक साथ रख देते हैं v के जगह पे, अब चूंकि वेलोसिटी का मान जो है, क्योंकि ऐसा जब भी हम किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वहां याद रखने वाली बात ये होती है कि आप क्या करोगे, हमेशा SI मात्रक में वैल्यू को रखोगे, ठीक है। तो यहाँ ये 9.8 अगर हम मीटर में रख रहे हैं तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किलोमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 3 जीरो क्या हो जाएगा और बढ़ जाएगा, तो इतना मीटर। तो इसी का वैल्यू ऐसे ऑप्शन में लिखा रहता है 6.4। पहले समझ लीजिए बात को। अभी क्या लिख सकते हैं इसको 64 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 जीरो मतलब 10 के पावर 5, और इसी को आप लिख सकते हैं 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। ये किस में आ जाएगा, ये मीटर में। तो ऑप्शन वाले सवाल में भी आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आपसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू मतलब गुरुत्वीय त्वरण पूछा जाए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और रेडियस ऑफ अर्थ अगर किलोमीटर में ऑप्शन है तो 6400 किलोमीटर, अगर मीटर में ऑप्शन होगा तो 6.4 × 10 टू द पावर 6 मीटर ऑप्शन में होगा। अब पृथ्वी का द्रव्यमान भी याद रखना है 6 × 10 के पावर 24 केजी, ये पृथ्वी का एक्चुअल द्रव्यमान है। तो इस वाले वैल्यू को आप रखेंगे तब आपसे Ve का जो मान निकल के आएगा। अगर हम यहाँ रख देते हैं वैल्यू, अगर हम निकालना चाहें कि 11.2 के बारे में
तो यहाँ देखिए रूट अंडर फॉर्मूला है 2gr, 2gr फॉर्मूला है। तो v का मान रखिए 2 और g का मान हो जाएगा 9.8 और यहाँ पे r का जो वैल्यू है वो 6.4 10 टू द पावर 6। अगर इसको आप सॉल्व कीजिएगा तब यहाँ पे v का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड निकल के आ सकता। ठीक है, तो यही पृथ्वी का क्या है, पलायन वेग है। अगर इस वेग से किसी भी पिंड को पृथ्वी के तल से फेंका जाए तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाता है, वह पुनः पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा, है ना। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम स्टार्टिंग में बात किए थे चंद्रयान के बारे में, तो ऐसा नहीं कि उड़ के अनंत पे जाएगा, उसका डायरेक्शन होता है, उसके अकॉर्डिंग फेंका जाता है। तो आपको पृथ्वी के परितः जिस अक्ष में, इसके जिस कक्षा में आपको भेजना हो उस कक्षा के अकॉर्डिंग एंगल होता है, डिग्री होते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको फेंका जाता है। लेकिन प्रारंभिक जो वैल्यू है वो यही होता है, जिसे किसी पिंड को फेंकेंगे तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाएगा। तो आज हमारा ये टॉपिक पलायन वेग का बेसिक और इसका फॉर्मूला क्लियर होता है। अब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे कि चंद्रमा में पलायन वेग का वैल्यू क्या होता है और वहाँ वायुमंडल की अनुपस्थिति किस प्रकार से होती है, वहाँ वायु किस प्रकार से नहीं काम करता है, हमारा वेट हल्का क्यों होता है, इन सब चीजों को डिटेल्स में